नमस्कार, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को एक नोटिस मिला है। नोटिस बंगला खाली करने का। इस नोटिस के मिलने की तस्दीक भी हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती का मुख्यमंत्री का पद 3 साल पहले ही जा चुका था। फेयर व्यू नामी ये बंगला साल 2005 से मुफ्ती परिवार के पास है। मतलब 2005 में इसे उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद को आवंटित किया गया था। खुद महबूबा मुफ्ती ये बात कह रही हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बंगला खाली करने का जो आधार बताया गया है वो सही नहीं है। तो क्या है आधार? क्यों इसे सही नहीं बताया जा रहा है? महबूबा मुफ्ती आगे क्या करेंगी? बंगला खाली करेंगी या कोई और कदम उठाएंगी? अगर खाली करेंगी तो फिर कहां जाएंगी? इस नोटिस पर दूसरे राजनीतिक दलों का क्या रिएक्शन है? ऐसे ही सवालों का अपने पैनलिस्ट से ढूंढेंगे जवाब। तो हमारे साथ 4 खास मेहमान होंगे इस चर्चा में भाग लेने के लिए। मैं उन चारों का नाम आपको पढ़कर बता देता हूं, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। हमारे साथ होंगे रविंद्र शर्मा जो सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, और हमारे साथ फिरदौस टाक होंगे जो प्रवक्ता हैं पीडीपी के। हमारे साथ होंगे जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता और सीनियर लीडर आरएस पठानिया, और शब्बीर अहमद हमारे साथ होंगे जो डिप्टी एडिटर है न्यूज़ 18 कश्मीर के। तो ये जो विषय है इस पर हम उन तमाम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनकी इस पर राय क्या है। और अगर ये सवाल जो उठ रहा है कि आखिर ये नोटिस अभी क्यों मिला है, क्या इस नोटिस का मिलना जो है वो बिल्कुल जायज़ है, और क्या महबूबा मुफ्ती को बिना किसी ताख़ीर के इस नोटिस के जवाब में इसे खाली कर देना चाहिए। और हालांकि बताया जा रहा है कि ये जो नोटिस मिला है वो पिछले हफ्ते मिला है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो अभी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये स्थान मेरे पिता, यानी वो कहती हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को ये दिसंबर 2005 में आवंटित किया गया था जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये बातें इस तरह की आई हैं, और इसलिए उनका ये कहना है कि इसलिए प्रशासन जो आधार बता रहा है, प्रशासन द्वारा जो आधार बताया गया है वो सही नहीं है। जम्मू कश्मीर के स्टेट विभाग ने महबूबा मुफ्ती को बंगला खाली करने का ये नोटिस पिछले सप्ताह ही भेजा है, और तब से ही ये बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये नोटिस जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक परिसर, यानी जो अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली, उसको जो अधिनियम है 1988, जो संशोधित अधिनियम है 2016, उसके तहत ये नोटिस भेजा है। जैसा आप सभी को मालूम है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी, यानी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, पीडीपी और बीजेपी एक साथ मिलकर सरकार चला चुके हैं। इन दोनों पार्टियों की जो मखलूत जो हुकूमत, यानी गठबंधन की जो सरकार साल 2018 में गिर गई थी, उसके बाद भी महबूबा मुफ्ती लगातार इस बंगले में रह रही हैं, और अब इसे ही खाली करने का नोटिस उन्हें मिला है। हमारे साथ इस वक्त शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जो डिप्टी एडिटर न्यूज़ 18 कश्मीर के, और साथ ही रविंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। शब्बीर, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं इस सवाल को लेकर कि इस नोटिस के मिलने में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा इसमें एंगल है जो ये एक चर्चा का विषय बन गया है? क्यों इसे एक सामान्य नोटिस या सामान्य बेदखली नहीं माना जा रहा? ये है कि महबूबा मुफ्ती लगातार जो बयान देती रही है हुकूमत के खिलाफ, कई हसास मुद्दों पे वो इस तरह के बयान दे रही है, लगातार दे रही है, जिन पे हुकूमत नहीं चाहती कि वो उस तरह के बयान दे। जाहिर सी बात है, जब एक, मुझे लगता है कि इस वक्त में एक वाहिद वो पॉलिटिशियन है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है, जो इस तरह के सख्त गीर बयान देती है। तो इस तनाजुर में जब एक नोटिस आता है, हालांकि जो अगर सरकार के जराये की बात करें तो वो कहते हैं कि 2020 के अमेंडमेंट के हिसाब से उसको ये छोड़ देना चाहिए। अगर छोड़ देना चाहिए था तो बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था, जब उमर अब्दुल्ला से उनकी कोठी खाली कराई गई, तब महबूबा मुफ्ती भी उनको भी खाली कराया जा सकता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चूंकि पिछले कई दिनों से बयानात आए
जैसा कि किलिंग्स को लेके बयानात आए, उसके बाद से उन्होंने लगातार हुकूमत को निशाना बनाया है। वो सिर्फ यूटी सरकार को नहीं बल्कि सीधे केंद्र सरकार को निशाना बनाती है। तो इस तनाजुर को जब लोग जोड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि कई लोगों को ये लगता है कि शायद उसके रिप्राइजल में, और खुद मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती भी चाहेंगी कि इस इविक्शन नोटिस को इसी तनाजुर में लिया जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस तनाजुर में अगर इसको लिया जाएगा, क्योंकि मैंने जब उनसे बात की उन्होंने कहा कि ये तो एक्सपेक्टेड था, ये तो एक्सपेक्टेड था। इसका मतलब ये कि वो कहना चाहती है कि जिस तरह की वो बयानबाजी करती है, या जिस तरह से वो हुकूमत बीजेपी की चाहे केंद्र में हो चाहे यूटी सरकार हो यहाँ की, उनके खिलाफ बयान देती है, उसके रिप्राइजल में, उसके तनाजुर में ही ये कोठी खाली कराई जा रही है। इस वजह से इसको एक ट्विस्ट मिला है। अदरवाइज जब उमर अब्दुल्ला के साथ हुआ था तो इतना ज्यादा शोर शराबा नहीं हुआ। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त आर.एस. पठानिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पठानिया साहब, महबूबा मुफ्ती को बंगला खाली करना है, लेकिन ये बहुत सहज नहीं लग रहा है, चूंकि खबर ये है कि पिछले सप्ताह ये नोटिस मिला है और जो जिस तरह की बातें उनके तरफ से आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अनकंफर्टेबिलिटी है। इस पर बीजेपी क्या कहना चाहती है? ऐसा है, मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट, मेरी इल्तजा भी है और मेरा एक सलाह, मेरा एक पर्सनल एडवाइस भी है जी। इसे कोई बहुत बड़ा कोई जिसे कहते हैं कोई विषय, या कैसे कहते हैं अंग्रेजी में ना, वो फ्लैश इन दी पैन जी, तो इतना बड़ा विषय बनाने की जरूरत नहीं है। जो बंगला उनके पास था, हालांकि ऐसा नहीं उनको बेघर करके कि उनको एक और बंगला दिया गया, बंगले में वो जाएं, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। सरकार ने फैसला लिया कि इन दी फिटनेस एंड इन दी प्रेजेंट स्कीम ऑफ थिंग्स, जो बंगला उनके पास था वो एक चीफ मिनिस्टर लेवल का बंगला है। 2018 के बाद वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, 4 साल उनके पास रहा है। हमें उनके साथ एक पूरी सिंपैथी है, संवेदनशील है उनके लिए, और उनके लिए सम्मान भी है, और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, लेकिन थोड़ी संविधान और जिसे कहते हैं कानून और इक्विटी की कम से कम वो जो फ्रेमवर्क में रह के करें। तो एक्टिविटी तो कश्मीर में होनी चाहिए। वो एक व्यू पॉइंट को, एक आइडियोलॉजी, एक सोच को रिप्रेजेंट करती हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जब 1999 में आई थी, तो अब जैसी भी परिस्थिति है उस पार्टी की, लेकिन चले, शी रिप्रेजेंट्स ए व्यू पॉइंट, शी रिप्रेजेंट्स एन आइडियोलॉजी एंड शी रिप्रेजेंट स्टैंड पॉइंट। तो इतना बड़ा विषय बनाने की जरूरत नहीं। बड़ी नेता है, उनके पिताजी बहुत बड़े नेता थे। इतना बड़े से कहते हैं, हम नेताओं को भी सूट नहीं करता कि टमाटर और अंडों के ऊपर हम लोग भी जंग जिसे कहते हैं वो क्या बहुत बड़ा एक संग्राम की घोषणा कर दें। It doesn't suit us। छोटा सा विषय, वेरी स्मॉल विषय। शी हैज बीन शिफ्टेड टू एन अल्टरनेटिव अकोमोडेशन व्हिच शी शुड एंड शी वुड, आई थिंक इन न्यूर फ्यूचर। उन्होंने कहा अपनी लीगल टीम से भी कंसल्ट करेंगे, वो ऑप्शन भी अगर वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो करें। इसे इक्वेट करना एनसी के साथ, इसे इक्वेट करना भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसे इक्वेट करना जब पीडीपी की सरकार थी, इसे इक्वेट करना जब एनसी और कांग्रेस की सरकार थी, वो कहीं कोई तर्कसंगत, कोई सेम पैरामीटर, सेम कंडीशंस नहीं है मेरे हिसाब से। तो जम्मू एंड कश्मीर अपने आप में एक सेंसिटिव और जिसे कहते हैं एक स्ट्रेटेजिक, जम्मू कश्मीर में कई किस्म की कंसिडरेशंस रहती हैं जी। तो उस कंसिडरेशंस के रहते कई बार कानून के भी आगे पीछे जाके शायद सरकार मौके की स्थिति को फिट करने के लिए कुछ काम करती हो। जैसे आपके ध्यान में ले आऊं कि यहाँ पे काउंसलर्स हैं जो म्युनिसिपैलिटी में जीते हैं, उनको अकोमोडेशन है। कश्मीर में हालांकि कानूनी प्रावधान उसका नहीं है। मेरा ये सवाल है कि उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि इसका जो आधार है इस नोटिस का वो सही नहीं है। तो इस आधार में क्या कमी नजर आ रही है? बीजेपी को भी क्या ये लगता है कि वो सही नहीं है, या अगर ये सही है तो फिर इतने इसमें डिले क्यों हुआ? ये तो नोटिस बहुत पहले सर्व किया जा सकता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने आपको कहा कि जम्मू कश्मीर में यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ की स्ट्रेटेजिक, यहाँ की पॉलिटिकल हालात देखते हुए कई बारी सरकार एक्स्ट्रा लेग भी उसमें जाती है परिस्थितियों के मुताबिक। मैंने कहा आपको कि म्युनिसिपल काउंसिलर्स को अकोमोडेशन है, डीडीसी मेंबर्स को अकोमोडेशन है, या ऐसे लोग जो पॉलिटिकल लोग जो किसी सब्सटेंशियल पोस्ट पे नहीं है उनको भी एक अकोमोडेशन होगा वो। और हालांकि कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो वन पार्ट, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी एक कानून था कि चीफ मिनिस्टर्स को अकोमोडेशन था, लेकिन आज कानून जम्मू कश्मीर में एग्जिस्टेंस में नहीं है। और आपके ध्यान में रहे कि फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, जो 2 फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर्स हैं, उमर अब्दुल्ला, दे हैव ऑलरेडी सरेंडर। उन्होंने ऑफिशियल अकोमोडेशन अपना ऑलरेडी ही सरेंडर कर चुके हैं उसमें। ये तो नोटिस क्या पहले सर्व किया जा सकता था?
किया जा सकता था, नहीं किया तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई ऐसी मैं फिर आपके पास आता हूं। हमारे साथ फिरदौस टाक है, प्रवक्ता है पीडीपी के, यानी वही पार्टी जिससे महबूबा जो महबूबा की पार्टी है। टाक साहब, क्या है इस पर रिएक्शन? पीडीपी को क्या ये बिल्कुल सहजता से बंगला को खाली नहीं कर देना चाहिए महबूबा मुफ्ती को, या और पहले ही खाली नहीं कर देना चाहिए था? अब क्या वो कदम उठाने वाली है या कब तक खाली करने वाली है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि क्या महबूबा मुफ्ती साहिबा ये बंगला खाली करने चाहती हैं या नहीं करना चाहती है। मैं आपको ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि जब पहले भी एक बार गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया था और मैं उन दिनों महबूबा जी से मुलाकात के लिए गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे उनके घर में कोई सामान नहीं पड़ा हुआ है। जब मैंने उनसे पूछा कि ये सामान कहाँ गया, उन्होंने कहा आई एम रेडी पैक्ड, जब मुझे गवर्नमेंट कहेगी तो मैं निकल जाऊंगी, मेरे लिए ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये नहीं है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो उस किस्म की लीडर हैं कि जो नहीं, रिलक्टेंस है कि नहीं हम मैंने रहना ही एक बड़े बंगलों में है, ऐसा नहीं है। और ना वो इन चीज़ों से डर के अपनी जो आइडियोलॉजी है, जो अपनी जो एक स्टैंड है, उसके साथ किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज करेंगी। आपने देखा उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ईडी नोटिस किए गए उनकी। मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा टाक साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, आपने बताया कि एक बार आप गए थे और आपने देखा कि सामान नहीं, आपने सवाल पूछा, ये कब की बात है? देखिए, ये इससे पहले भी एक बार गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था कि उनको कहा गया था कि आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन छोड़िए। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं छोड़ा। सिक्योरिटी रिव्यू नहीं, देखिए, उसके बाद जब सिक्योरिटी रिव्यू किया गया, गवर्नमेंट को ये खुद लगा कि ये सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा की सिक्योरिटी का सवाल नहीं है, बल्कि उनके साथ जो सिक्योरिटी डिटेल है, जो उनके साथ सिक्योरिटी के लिए एहलकार काम कर रहे हैं, ये उनकी सिक्योरिटी का भी मसला है। वो ऐसे अकोमोडेशन में रहें जहां पे कम से कम उनको भी रहने की जगह हो, जहां पे उनको भी एक सिक्योर एनवायरनमेंट। लेकिन अब अगर दोबारा ये नोटिस है तो इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये लग रहा है कि हालात पहले शायद वैसे थे, अब बदल गए हैं, अब सिक्योरिटी उतना बड़ा मसला नहीं है। तो अब क्या राय है उनकी? अब क्या महबूबा मुफ्ती इसे खाली कर देंगी, या फिर जैसा कुछ खबरें इस तरह की आ रही है कि वो लीगल टीम से कंसल्ट करेंगी? मतलब क्या है? देखिए विशाल, मैं वही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सवाल के दो पहलू हैं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा अगला स्टेप क्या लेती हैं। वो उनकी एक पर्सनल ये पार्टी की तरफ से तो हम ना सजेस्ट कर पाएंगे और ना कर सकते हैं। ये उनकी एक पर्सनल चीज़ है कि वो क्या लीगल ऑप्शंस में यूटिलाइज करती हैं या वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है, वो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको इसका पस मंजर भी देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके पूर्व सांसद जो है यहाँ पे बोल रहे थे कि ये चीफ मिनिस्टर का बंगलो है, चीफ मिनिस्टर को खाली। इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो अभी कोई पोस्ट भी नहीं होल्ड कर रहे हैं और पार्टी में भी कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर रहे हैं। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बंगलों में है, वो कानून उन पे लगता नहीं है। पठानिया साहब खुद पूर्व फॉर्मर लेजिस्लेटर हैं, अब नहीं रहे, कोई कानून भी नहीं, लेकिन ये जम्मू में जो है गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं। इनके जो फॉर्मर लेजिस्लेटर्स हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, वो कश्मीर में भी और जम्मू में भी दोनों जगहों पर गवर्नमेंट बंगलोज और बड़े बड़े मिनिस्ट्रियल बंगलोज जो है वो ऑक्यूपाई करके हैं। और इसके साथ मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं कि जो जम्मू में इनके मिनिस्टर्स, फॉर्मर मिनिस्टर्स रह रहे हैं गवर्नमेंट अकोमोडेशन में, 30% वो ऐसे लोग हैं जिनके पास 5 करोड़ से छोटी कोठी किसी के पास जम्मू में नहीं है। वो अपनी जो गवर्नमेंट जो अपनी प्राइवेट अकोमोडेशन है वो उन्होंने रेंट पे दी है और वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं। तो ये जो डबल, बिल्कुल आपने जो पॉइंट उठाया है इस पे सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। मैं रविंद्र शर्मा जी, थोड़ा सा आप और इंतजार कर लेंगे, मैं थोड़ा इस पर रिएक्शन लेता हूं पठानिया साहब का। बीजेपी के प्रवक्ता है पठानिया साहब, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये मतलब ये दो धारी ये मामला क्यों है? मेरा एक सलाह और एक एडवाइस है कि इतना नी जर्क मत हो जाए फिरदौस साहब। ठीक है, यू सीम टू बी मोर लॉयल देन द किंग, लेकिन ऐसा है कि कहीं ना कहीं फैक्ट्स को, तथ्यों को मद्देनजर रख के बात करें। पहले तो आपके ध्यान में रहे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं सबने अपना अकोमोडेशन वेकेट कर चुके हैं। एक आप लिस्ट पढ़ रहे थे, वो आउटडेटेड है, मैं अब लिस्ट को कंफर्म नहीं करूंगा। जिन लोगों के पास है, रविंद्र रैना साहब गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं। आप बताइए, क्या कविंदर गुप्ता जी गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं? क्या सुनील शर्मा जी गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं?
बुलंद आवाज से बोल रहे थे, मैंने तो आपको इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज हैव सम मैनरिज्म प्लीज। आप एक चीज मैं यहाँ पे चाहूंगा कि अगर देखिए आप दोनों को अपनी बात रखनी है, लेकिन यहाँ पर अगर ये बात सच है, क्यों अगर ये बात सच है पठानिया साहब, मैंने सिर्फ आपसे ये जानना चाहा है कि जो फिरदौस टाक जी कह रहे हैं क्या वो सही है या गलत है? देखें, इसमें ऊंच और नीच वाली बात मुझे लगता है उस तरह से नहीं की जाए, बस ये फैक्ट पे हम लोग बात कर लें। जी, मैंने पहले भी कहा कि विषय कुछ और है, विषय को डिफ्लेक्ट ना करें। कि मैंने पहले भी आपको कहा कि कुछ लोग जिनके पास पोस्ट नहीं है, चाहे वो पीडीपी बैकग्राउंड से भी होंगी, एनसी से भी होंगी, लेकिन उनके पास भी एकोमोडेशन है। जब तक भारतीय जनता पार्टी पे आप आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने अपना एकोमोडेशन खाली कर चुके हैं। कुछ वेरी सिलेक्ट 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनके पास है, दे हैव बीन सर्व्ड विद अ नोटिस एंड दे हैव सॉट टाइम। किसी का सामान तो उठा के बाहर नहीं करना, दे हैव सॉट टाइम, उन्होंने टाइम इसमें सीख किया है। चलिए ओके, आपने कहा कि सिलेक्टिव कुछ लोग हैं, और इस पे मैं फिर आपके पास फिरदौस जी आपके पास आऊंगा, आप थोड़ा धैर्य रखें। हमारे पास इस वक्त मौजूद है रविंदर शर्मा जी, सीनियर लीडर है कांग्रेस से है। रविंदर शर्मा जी, ये जो मतलब तेरी मेरी या तू मैं ये क्या है? मतलब इसका स्कोप क्या वाकई है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं? और क्या मतलब महबूबा मुफ्ती को ये नोटिस जो सर्व किया गया है, क्या उसमें इसलिए डिले हुआ है कि शायद उन्हें खुद ही खाली कर देना चाहिए था, या अगर वो लायबल है कि उनको रहना है तो फिर वो देरी क्यों कर रही है? जी, कांग्रेस क्या कहती है? देखिए पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहती है, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना चाहती है, या डाइसेंट जो है, जो बयानात पसंद नहीं है मेन स्ट्रीम पार्टी के साथ लड़ना चाहती है कश्मीर में। अगर ये कहा जाए कि पिछले 1-1.5 साल से सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं और सिक्योरिटी हालात बहुत बेहतर हो गए और आज जरूरत पड़ी उनको नोटिस देने की, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो टाक साहब ने कहा वो भी बात दुरुस्त है कि जम्मू में भी कश्मीर में भी रिकॉर्ड में कौन है कौन नहीं है, लेकिन कोठियां तो हैं। और सिर्फ विपक्ष के लिए एक कानून बनाया गया, और ये ठीक है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो साबका चीफ मिनिस्टर के लिए कानून बनाया गया था जिसके में अमेंडमेंट हुई, लेकिन एक जगह तो अकोमोडेशन को अलो की गई थी। आजाद साहब के पास भी जम्मू में जो चीफ मिनिस्टर जहाँ पे रहते थे है, और इस तरह की बदले की भावना क्यों जरूरत पड़ी? आप सियासी लड़ाई लड़िए, आप उनके बयानात पसंद नहीं हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़िए, लेकिन एक तरफ से आप कहते हैं चुनाव जल्द होगा, एक तरफ से आप विश्वास बाली की बातें करते हैं। और क्या जो चीफ मिनिस्टर रही है, जिसके बाप चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर रहे हैं, जिसकी बहन किडनैप हुई है, आज क्या मजबूरी पड़ गई सरकार को कि उनको सख्ती से इस वक्त कहा जाए? बहुत से लोग हैं उसमें अगर ना पड़े, अगर सिक्योरिटी हालात में लोगों को अलो किया गया है और करना भी चाहिए। जम्मू कश्मीर वैसी रियासत नहीं है, वैसा हालात नहीं है, यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। कश्मीर के अंदर जो चाहे उनके हक में बयान दें, चाहे सिंपैथेटिक बयान दें, लेकिन मिलिटेंट्स और पाकिस्तान उनको छोड़ने वाला नहीं है। इतने लोग जो अलगाववादियों के नेता मरवाए गए पाकिस्तान द्वारा, हिजबुल मुजाहिदीन मारे गए, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास फिर पॉलिटिकल क्लास है, चाहे वो अलगाववाद भी है। आप बंदूकधारी के साथ बंदूक से ही बात कर सकते हैं, तो आप क्यों एलिमिनेट करना चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो और धाने पे चला जाए? और मैं उसी के लिए नहीं कहता जिसको भी खतरा है, लेकिन ये पहली हुकूमत है, पिछली सरकारों में जो है वो इतना बदले की भावना से काम नहीं किए गए। ये भी देखा गया कि किसके पास अकोमोडेशन है, शहर में है, कहीं नहीं है। हाँ। आज आप सख्ती करना चाहते हैं, हाँ। क्योंकि कल परसों आपने चुनाव अगर करने हैं, हाँ। तो आज क्या मजबूरी पड़ी कि एक साबका चीफ मिनिस्टर एक पार्टी के हेड को। और मैं ये भी बता दूं कि हमारे कांग्रेस के जो सदर थे कश्मीर के अंदर, उनको जब वो डिटेंशन में थे और उनको ऑर्डर किया गया कि वहाँ उनका प्राइवेट हायर्ड मकान था जिसकी गवर्नमेंट देती थी, और उनको कहा गया खाली किया जाए। यहाँ वो डिटेंशन में जम्मू में थे जी। और उनका सामान बाहर फेंकने लगे। वो तो मालूम खान ने कहा, पर हमने कहा कि पार्टी उनको पे कर देगी, जो अपने इंडिविजुअल से पे करेंगे। ठीक है, ये तो आज की बात नहीं है। तो ये इसमें जो है कई बिंदु है यहाँ पर। और जी रविंदर जी, मैं फिर आपके पास आता हूँ। शबीर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो बात उठ रही है कि अगर कानून
या रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है तो फिर उसमें ये क्यों देखा जाए कि किसे और किसे नहीं, या अगर ये कि या तो सबके लिए एक तरह का कानून हो, सब जो है ये करें। दूसरी बात ये भी है कि ये जो अगर नोटिस सर्व किया जाना है कि क्या ये समझा जा रहा है कि चूंकि अब आप सीएम नहीं है इसलिए सीएम का बंगलो खाली कर दीजिए, लेकिन ये भी तो काफी लंबा समय बीत गया जब से वो सीएम नहीं है। शब्बीर, देखिए विशाल, जहां तक सीएम की कोठी का जिक्र है, मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं। 2017 में एक स्टोरी हमने की थी जहां 35 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन कोई डिजिग्नेटेड सीएम रेजिडेंस नहीं थी। आजाद साहब जब बने, मैं तब से बात करूं, आजाद साहब जब बने तो एक महल की रेनोवेशन की गई, तकरीबन 17 लाख रुपए खर्च किए गए उस पे। लेकिन फिर जब मुफ्ती साहब का दौर आया, उनको दूसरी जगह पे रखा गया पहले, जब उसके बाद मेयर भी आए, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने तकरीबन 4 लाख रुपए खर्च कर दिए। उन्होंने अपने वालिद के उसके मकान के साथ ही वहां पे एक रेजिडेंस बनाई। तो डिजिग्नेशन के हिसाब से यहाँ पैसा खूब खर्चा गया, लेकिन डिजिग्नेटेड सीएम रेजिडेंस नहीं थी यहाँ पे। इतना तो तय है, जम्मू में था लेकिन यहाँ पे नहीं था। दूसरी बात यह कि बदला क्यों जा रहा है, कानून है तो वो बदलना चाहिए था वो पहले से ही। जब उमर अब्दुल्ला थे तब महबूबा मुफ्ती का भी खाली कराना बनता जी। शब्बीर, आप हमारे साथ बने रहे, हम फिर आपके पास कोशिश करेंगे आने की। असल में आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है और हमारे दर्शकों तक आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही होगी। फिरदौस टाक जी के पास चलते हैं। जी फिरदौस, आप बोलें। देखिए विशाल जी, मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा स्कोप ऑफ डिस्कशन तो है नहीं। ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम बल्कि पूरे मुल्क की आवाम जानती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है और किस तरह अपोजिशन वॉइसेस को जो है वो दबाने की कोशिश कर रही है। ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले लोगों से वादा किया था कि 370 खत्म करके कश्मीर के हालात ठीक होंगे। टाक साहब, मैं उधर अभी नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं पूरे 370 और हालात में उस पर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या पीडीपी को लगता है कि ये कानून सम्मत है? अगर कानून सम्मत है तो इस पर अमल होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर रीजन क्या है? अगर नहीं है तो क्यों कानून सम्मत नहीं? अगर लीगल टीम से कंसल्ट करने की बात है तो क्यों? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डाउट है। नहीं, अगर आप मुझे बात पूरी करने देंगे तो मैं आपके बिल्कुल करें, आपके पास ही मैं सवाल लेकर आ रहा हूं, बोलें। मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होंगे। फिर कहा कि यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लीडर्स हैं, उनको बंद करके यहाँ के हालात ठीक होंगे। फिर कहा कि जमात इस्लामी को बैन करके यहाँ के हालात ठीक होंगे। फिर कहा कि यहाँ जो नौजवान हैं उनको पीएसए लगाने के बाद जो है यहाँ के हालात ठीक होंगे। यहाँ के जर्नलिस्ट को पीएसए लगाने के बाद हालात ठीक होंगे। अब इनको लगता है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा को अब घर से निकाल के यहाँ के हालात ठीक होंगे। तो ये हालात ठीक करने के नाम पर जो जम्मू कश्मीर में ये खेल खेल रहे हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता इनको जानती है। मैं सिर्फ आपके चैनल के द्वारा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हर वर्कर की तरफ से इस सरकार और इस एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगा कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आपके किसी हरबे, किसी दबाव के नीचे आकर लोगों की बात करना नहीं छोड़ेगी। आप हम सड़क पर रहने के लिए तैयार हैं, हमें पीएसए लगने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोगों की बात करना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आप लोगों की बात करेंगे लेकिन बंगला खाली करेंगे नहीं, सवाल अभी ये है। मैं चाहूंगा कि उसका जवाब मिल जाता। बहरहाल पठानिया साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए, थोड़ा शॉर्ट टर्म में। जी प्लीज। हाँ देखिए, मैंने पहले ही कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए और महबूबा जी खुली पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, घुमा के करें, सरकार को एक्सपोज, डिपोज और अपोज जितना कर सकती हैं करें, लेकिन एक थोड़ी समय सीमा में, जिसे कहते हैं, थोड़ी सीमा संविधान की और कानून की सीमा में रहें। ये मेरा एक सलाह है उनको, और इस विषय को इतना तूल देने की तो क्या ये तमाम जो बातें आप कह रहे हैं ये बंगला खाली करने या ना करने से जुड़ी है ये बातें? इतना बड़ा विषय नहीं है, नॉट एट ऑल, नॉट। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल एक्टिविटी को इससे मत जोड़े, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, पॉलिटिकल एक्टिविटी को या सिक्योरिटी सिनेरियो को क्या और सीमा जो है वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि सीमा कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है। ठीक है, मैंने सुन लिया। प्लीज रविंद्र शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं जी। इसके साथ ना जोड़ें, ये मेरा हम्बल सब्मिशन है। रविंद्र शर्मा जी, एक स्टॉर्म इन द टी कप ना बनाएं, ये मेरा सब्मिशन। हाँ देखिए, जब विषय बड़ा इसलिए है कि जम्मू कश्मीर में विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट फैसिलिटीज और गवर्नमेंट ना चाहे को पॉलिटिकल एक्टिविटी कर नहीं सकता। एक तो पहले आप अलो नहीं करते थे, करते नहीं हैं। कश्मीर वादी इज मोर सेंसिटिव, लेकिन यहाँ तक मैं मिसाल दे सकता हूँ कि जो हमारे पास
सिक्योरिटी गार्ड थे या पीएसओ थे या ड्राइवर थे, वो बीजेपी के जो लोग ऐसे हैं उनके पास हैं, हमारी गाड़ियां छीन के उनके पास हैं, जो कभी सरपंच भी नहीं बने। और कश्मीर के अंदर हमारे नेता, इसलिए पठानिया जो हमारे छोटे भाई हैं, इनको तो कहना है प्रवक्ता है बेचारे, डिफेंड करेंगे, लेकिन बात यह है कि सरकार को इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और कश्मीर वादी में जो लोग हिम्मत कर रहे हैं पॉलिटिकल वॉइस, वो हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं, मुखालिफ भी हो सकते हैं, लेकिन उनको हमसे ज्यादा दे शुड बी गिवन सिक्योरिटी आज फैसिलिटीज, नहीं तो बंदूक की बात होगी, पाकिस्तान से होगी और वो हालात सामान्य नहीं हो सकते। और मैं समझता हूँ ऐसे एक्शन से वो लोग मजबूत होते हैं। और इनके ही कल तक चीफ मिनिस्टर थी बीजेपी की, इनके सहयोगी थी। अगर सहयोगियों के साथ ये हालत है, जो विरोधी हैं कांग्रेस जैसे, जो तो पहले भी रहेंगे आगे भी रहेंगे, उनके साथ क्या तो सवाल जो है वो उसका जवाब मुझे लगता है कि मुझे तो नहीं लगता है कि जवाब मिल पाया है, पता नहीं दर्शकों को शायद भी से कुछ मिल जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक इशारा है कि लीगल टीम से कंसल्ट करने का मतलब है कि फौरी तौर अभी शायद ऐसी खबर हमें सुनने को ना मिले कि बंगला खाली कर दिया। उसके पीछे बहुत सारे तर्क वितर्क हैं, वो आपने अभी सुना है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।